दुनिया के नक्शे पर महज 54 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है। और सोचिए, ये तय कर रहा है कि भारत के किसी सुदूर गांव में एक किसान के खेत में यूरिया पहुंचेगा या नहीं। बिल्कुल। और यहाँ तक कि हमारी थाली में खाना आएगा या नहीं, ये भी उसी रास्ते पर निर्भर है। हाँ, तो जब भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स शब्द कानों में पड़ता है ना, तो अक्सर लगता है कि ये तो बहुत दूर की कूटनीतिक बातें हैं, मतलब आम जिंदगी से इसका क्या लेना देना। सही कहा। लेकिन असल में दुनिया का हर हिस्सा एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी धागे को सुलझाने वाले हैं। आज की हमारी विस्तृत चर्चा द हिंदू समाचार पत्र के 23 मार्च 2026 के संस्करण पर आधारित है। लेकिन हमारा काम सिर्फ सुर्खियों को पढ़ना नहीं है। हम इन खबरों की तह में जाएंगे। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और संविधान के पन्नों से जोड़कर देखेंगे कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। बिल्कुल। और हाँ, इससे पहले कि हम गहराइयों में उतरें, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। आज के हमारे स्रोत ना दिल्ली की राजनीति से लेकर अमेरिकी नीतियों जैसे कई संवेदनशील मुद्दों को छूते हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमारा काम किसी राजनीतिक दल, विचारधारा या पक्ष का झंडा उठाना बिल्कुल नहीं है। हम पूरी तरह से तटस्थ रहकर केवल मूल स्रोतों में दी गई तथ्यात्मक जानकारी का विश्लेषण करेंगे। हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा और नीतियाँ क्या कहानी बयां कर रही हैं। एकदम सही। जो जानकारी सामने है, हम बस उसकी बात करेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े टेंशन वाले इलाके से करते हैं। ईरान की सेना ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके बिजली संयंत्रों पर हमला किया तो वो हॉर्मुज़ जलडमरूमद यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। और इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। बाप रे, ये तो बहुत तनावपूर्ण है ना? इस पूरी स्थिति की गंभीरता को अगर समझना है तो थोड़ा भूगोल की तरफ मुड़ना होगा। देखिए, हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच का एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है। बहुत संकरा? मतलब कितना संकरा? ये इतना संकरा है कि इसकी चौड़ाई महज 54 किलोमीटर है। सिर्फ 54 किलोमीटर? हाँ, लेकिन ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के गले की नस है। मतलब दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20% हिस्सा यहीं से निकलता है। अच्छा। और सिर्फ तेल नहीं, तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG का 35% हिस्सा भी इसी 54 किलोमीटर के रास्ते से होकर गुजरता है। ये तो ऐसा है जैसे हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुख्य धमनी हो, एकदम मेन आर्टरी की तरह। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। और अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक भयंकर हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात परेशान कर रही है। भारत के लिए ये इतना डरावना क्यों है? हम तो रूस से भी तेल ले रहे हैं ना। देखिए, तेल की बात अलग है। यहाँ सबसे बड़ा पेंच गैस और रसोई गैस का है। डेटा बताता है कि भारत की 60% LPG इसी रास्ते से आती है। 60%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और कतर से आने वाली 47% LNG सीधे तौर पर इसी रास्ते से आती है। अगर हॉर्मुज़ बंद होता है तो भारत के गैस सप्लाई नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा रातों रात ठप पड़ जाएगा। रुकिए, तो क्या ये स्थिति 1973 के उस ऐतिहासिक तेल संकट जैसी नहीं लग रही है, जब दुनिया भर में पेट्रोल पंप सूख गए थे? या फिर हम सिर्फ एक कूटनीतिक बयान को लेकर ज्यादा ही पैनिक कर रहे हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो 1973 के उस झटके से इसकी तुलना करना तकनीकी रूप से सही है। अच्छा, कैसे? 1973 में जब ओपेक देशों ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। महंगाई आसमान छूने लगी थी। लेकिन आज का संकट 1973 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वाकई 1973 से भी ज्यादा? जी, क्योंकि ये संकट सिर्फ ईंधन या गाड़ियों के रुकने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर भारत की खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। खाद्य सुरक्षा? ये कनेक्शन मुझे थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है। हॉर्मुज़ की गैस का भारत के खेतों और खेती से क्या सीधा संबंध है? संबंध बहुत ही सीधा और गहरा है। देखिए, भारत जो LNG आयात करता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा औद्योगिक रूप से अमोनिया बनाने में इस्तेमाल होता है। और उसी अमोनिया को रासायनिक प्रक्रिया के जरिए यूरिया में बदला जाता है, जो कि हमारी खेती की जान है। भारत आज भी अपनी जरूरत का लगभग 71% यूरिया पश्चिम एशिया से आयात करता है। ओहो,
71%? हाँ, अब समझ में आ रहा है। हाँ, अब इसे ऐसे समझिए, हॉर्मुज पर संकट आता है तो गैस की जहाजी आपूर्ति रुकती है, गैस नहीं आएगी तो अमोनिया नहीं बनेगा, और अमोनिया नहीं बनेगा तो यूरिया का उत्पादन ठप हो जाएगा। बिल्कुल। इसके नतीजा ये हुआ है कि पेट्रोनेट एलएनजी जैसी बड़ी कंपनी को फोर्स मेजोर घोषित करना पड़ा है। फोर्स मेजोर? हाँ, व्यापारिक भाषा में इसका मतलब है एक ऐसी आपातकालीन स्थिति जहां कंपनियां हाथ खड़े कर देती हैं, मतलब वे अपना अनुबंध पूरा नहीं कर सकती। अरे बाप रे। आज की तारीख में भारत के यूरिया संयंत्र आधी क्षमता पर चल रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जब खरीफ की बुवाई का मौसम बिल्कुल सिर पर है। मतलब बात सिर्फ पेट्रोल पंप की लंबी लाइनों तक नहीं रुकेगी, ये संकट सीधे खेतों की मिट्टी और हमारी थाली तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्री सभी शामिल होते हैं। हाँ, इसे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कहा जा रहा है। जहां सिर्फ एक मंत्रालय नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है। क्या? ये तो तात्कालिक आग बुझाने वाली बात हुई ना। पश्चिम एशिया की इस लगातार अस्थिरता से बचने के लिए क्या कोई दीर्घकालिक विकल्प तलाशा जा रहा है? इस ऊर्जा संकट के डर ने भारत को आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधनों की तरफ बहुत तेजी से धकेला है। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण हैं क्या हमारे पास? हाँ ना, इसका सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण है 19 क्रिटिकल और रणनीतिक खनिज ब्लॉक्स की नीलामी। क्या इसमें जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में मिला वो विशाल लिथियम भंडार भी शामिल है? उसकी तो काफी चर्चा हुई थी। जी, वो भी इसी रणनीति का हिस्सा है। लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज की सदी का नया तेल हैं। बिल्कुल। भविष्य के इलेक्ट्रिक वाहन हो, मोबाइल की बैटरियां हो या रक्षा उपकरण, इन खनिजों के बिना तकनीक का पहिया नहीं घूम सकता। इसीलिए भारत ने MMDR एक्ट 2021 में संशोधन करके इन क्रिटिकल खनिजों के खनन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। एकदम सही। और इसके अलावा सौर ऊर्जा के मोर्चे पर एक बहुत ही अभिनव प्रयास हो रहा है। PM कुसुम 2.0 योजना के तहत अब एग्री PV मॉडल पर भारी जोर दिया जा रहा है। इसमें खेतों के ऊपर लगभग 2 से 4 मीटर की ऊंचाई पर बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और उनके नीचे जमीन पर टमाटर या प्याज जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें सीधी और तेज धूप की जरूरत नहीं होती। इसका अर्थशास्त्र तो कमाल का है ना? किसान ऊपर से बिजली बनाकर ग्रिड को बेचता है और नीचे से फसल उगाकर मंडी में। इससे भारत के 2030 तक 300 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को भी गति मिलेगी। बिल्कुल, ये एक तीर से दो निशाने वाली बात है। लेकिन यहाँ मुझे इतिहास का एक वाकया याद आ रहा है। 1955 में वैज्ञानिक सैयद हुसैन जहीर ने कोल गैसिफिकेशन का एक बहुत ही शानदार प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था। हाँ, वो एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक पल था। अगर उसे मान लिया जाता तो भारत ऊर्जा के मामले में बहुत पहले आत्मनिर्भर हो सकता था। लेकिन तब हमारी नौकरशाही ने उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसका नुकसान हमने दशकों तक उठाया। बिल्कुल। बाद में 1977 में खुद इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि काश उन्होंने तब वो बात मान ली होती। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम लिथियम और सौर ऊर्जा के मामले में भी उसी नौकरशाही वाली सुस्ती का शिकार हो रहे हैं? यह एक बहुत ही सटीक और प्रासंगिक ऐतिहासिक तुलना है। 1955 की उस नौकरशाही वाली सुस्ती और आज की नीतियों की गति में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। अच्छा, क्या अंतर है? अब नीतियां संकट का इंतजार नहीं कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर सरकार ने विदेशों में इन महत्वपूर्ण खनिजों की खदानों को सुरक्षित करने के लिए काबिल नाम से एक विशेष संस्था का गठन किया है। अच्छा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। जी, और 30 क्रिटिकल खनिजों की एक स्पष्ट सूची जारी की गई है ताकि फोकस न भटके। चुनौतियां और लाल फीताशाही अभी भी हैं, लेकिन दिशा कम से कम यह स्पष्ट कर रही है कि पुरानी नौकरशाही वाली वो कोल गैसिफिकेशन की गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। ये तो हुई बाहरी सीमाओं और ऊर्जा सुरक्षा की बात। लेकिन सीमाओं को सुरक्षित कर लेना काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। देश के भीतर जो व्यवस्था चल रही है वो भी दुरुस्त होनी चाहिए। और जब हम देश के भीतर देखते हैं तो हमारी आंतरिक राजनीति में संघीय ढांचा यानी फेडरलिज्म को लेकर बहुत गहरी दरारें और जटिलताएं नजर आती हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण तो दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र है। हाँ, जहां आम आदमी पार्टी 4 निलंबित विधायकों की बहाली को लेकर बजट का बहिष्कार की धमकी दे रही है, और उसी समय कैग की रिपोर्ट भी पटल पर रखी जानी है। देखिए, दिल्ली का पूरा राजनीतिक ढांचा हमेशा से संविधान के अनुच्छेद 239A के इर्द गिर्द घूमता है, जो दिल्ली को एक विशेष दर्जा तो देता है लेकिन पूर्ण राज्य का नहीं।
बिल्कुल। और यहीं से चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों का वो अनवरत टकराव शुरू होता है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ दिल्ली की लोकल राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये पूरे भारत के संघीय ढांचे से जुड़ा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय विमर्श है। एकदम सही कह रहे हैं आप। और इसी बात को पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने अपने एक हालिया तीखे संपादकीय में उठाया है। हाँ, मैंने पढ़ा था वो। उन्होंने उस डबल इंजन सरकार वाले राजनीतिक नारे पर सीधा सवाल खड़ा किया है। उनका तर्क ये है कि जब कोई राजनीतिक दल चुनाव में ये कहता है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह हमारी ही सरकार लाओ तभी राज्य का विकास होगा, तो क्या ये नारा बुनियादी संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है? ये तो सीधे तौर पर भारत के संघीय ढांचे को चुनौती देने वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जायज चिंता है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम वित्त आयोग या संविधान के अनुच्छेद 280 को देखते हैं। हाँ, राज्यों की वित्तीय शिकायतें। जी, राज्यों की ये बहुत पुरानी और लगातार बनी रहने वाली शिकायत है कि केंद्र सरकार सेस और सरचार्ज के नाम पर जो कर वसूलती है उसका पैसा राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। और राज्यों की इस शिकायत का एक बहुत ही ठोस आर्थिक और संवैधानिक आधार भी है। वो कैसे? व्यवस्था यह है कि वित्त आयोग एक डिविजिबल पूल तय करता है जिसमें से सभी राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से हिस्सा मिलता है। ठीक है। लेकिन सेस और सरचार्ज का नियम यह है कि ये पैसा इस डिविजिबल पूल का हिस्सा होता ही नहीं है। ये पूरा का पूरा पैसा सीधे केंद्र सरकार के खजाने में जाता है। इसे अगर आम भाषा में समझें तो ये ऐसा है जैसे कोई एक बड़ा संयुक्त परिवार हो। परिवार में नियम है कि कॉमन फंड होगा जिसमें सबकी कमाई का पैसा आएगा। बिल्कुल। और फिर वो पैसा सबकी जरूरतों जैसे राशन, बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से बटेगा। लेकिन अचानक परिवार का मुखिया सेस के नाम पर अपनी एक अलग और गुप्त गुल्लक बना ले। हाँ, और कहे कि ये पैसा मैं किसी को नहीं दूंगा। वही तो, वो परिवार की कुल आय का एक बड़ा हिस्सा उस गुल्लक में डालने लगे और ये फरमान सुना दे कि इस गुल्लक का पैसा कॉमन फंड में नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है परिवार के बाकी सदस्य जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें ये धोखा लगेगा और बगावत होगी। बहुत ही शानदार एनालॉजी दी है आपने। राजनीति विज्ञान की एकेडमिक भाषा में इसी टकराव को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बहस कहा जाता है। राज्यों और केंद्र के बीच ये तनाव कोई नया अजूबा नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें और 1994 के मशहूर एसआर मुंबई केस को देखें। हाँ, वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। बिल्कुल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में स्पष्ट किया था कि राज्यों की चुनी हुई सरकारें केंद्र के रहमो करम पर नहीं चलती। सही बात है। उस फैसले ने राज्यपालों की शक्तियों पर लगाम लगाई थी। लेकिन आज इतने सालों बाद भी हम तमिलनाडु, केरल या पंजाब जैसे राज्यों में देखते हैं कि राज्यपालों और चुनी हुई सरकारों के बीच बिल रोकने को लेकर अदालत में लंबी लड़ाइयां चल रही हैं। और ये तनाव हमेशा सिर्फ वित्तीय या प्रशासनिक फाइलों तक सीमित नहीं रहता। कई बार ये अस्मिता, भाषा और पहचान का भी होता है। हाँ, ये और भी संवेदनशील हो जाता है। इसका एक दुखद उदाहरण असम में उल्फा आई द्वारा पुलिस कैंप पर किया गया ताज़ा हमला है। इसे सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। बिल्कुल, असम का भौगोलिक और ऐतिहासिक ताना बाना बहुत ही जटिल है। हाँ, ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी के बीच का जो भाषाई संघर्ष है वो इसका सबसे बड़ा गवाह है। 1961 का वो बराक घाटी का भाषा आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब असमिया भाषा को जबरदस्ती थोपे जाने के विरोध में 11 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। और उस आंदोलन की गूंज आज भी है। सिलचर रेलवे स्टेशन पर हुए उस गोलीकांड में 16 वर्षीय कमला भट्टाचार्य भी शहीद हुई थी। बाप रे, सिर्फ 16 साल की उम्र में। हाँ, ये घटना बार बार ये याद दिलाती है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण कितनी संवेदनशील ऐतिहासिक घटनाओं और विविधताओं पर टिका है। भाषाई और सांस्कृतिक पहचान सिर्फ कागजी बातें नहीं है। सही कहा। ये भारत के संघीय ढांचे का एक बहुत ही नाजुक और जीवंत हिस्सा है। राज्यों के अधिकारों, कर के बंटवारे और भाषा की इन बड़ी बहसों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शासन और राज्य के अधिकारों से आगे बढ़कर अब चर्चा व्यक्ति के अधिकारों और उनकी पहचान तक पहुंचेगी। हाँ, क्योंकि एक राष्ट्र बनता किससे है? नागरिकों से ही तो बनता है। बिल्कुल, और यही अधिकार तय करते हैं कि कोई समाज कितना परिपक्व है। 2026 के ट्रांसजेंडर बिल संशोधन को लेकर देश भर में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जी, वकीलों और मानवाधिकार समूहों ने
सरकार को खुला पत्र भी लिखा है। विवाद की जड़ ये है कि ये नया बिल ट्रांसजेंडर से सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी स्वयं अपनी जेंडर पहचान तय करने का अधिकार छीन रहा है और उन्हें एक मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी पहचान साबित करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये कानूनी और सामाजिक तौर पर एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। अगर हम 2014 के ऐतिहासिक नालसा जजमेंट को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से थर्ड जेंडर को मान्यता दी थी। हाँ, वो बहुत ही प्रगतिशील फैसला था। अदालत ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत उन्हें समानता और सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है और उनकी पहचान उनका अपना मौलिक अधिकार है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। एक तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में ट्रांसजेंडर्स के लिए सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को कानूनी मान्यता प्राप्त है। वे खुद बता सकते हैं कि वे क्या हैं। तो फिर भारत में इस नए बिल के जरिए एक मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेने की शर्त क्या सुप्रीम कोर्ट के 2014 के उस नालसा फैसले के सीधे तौर पर खिलाफ नहीं जाती? बिल्कुल जाती है। क्या ये किसी इंसान की निजता और गरिमा का सरासर हनन नहीं है कि वो एक बोर्ड के सामने जाकर खुद को साबित करे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो कानून बनते हैं ना, वे सामाजिक बदलावों और न्यायिक प्रगति की रफ्तार से काफी पीछे रह जाते हैं। सिस्टम की धीमी चाल। हाँ, जब नीतियां जमीनी हकीकत और मानवीय संवेदनाओं से नहीं जुड़ती तो ऐसे ही टकराव जन्म लेते हैं। और विडंबना ये है कि ये सिर्फ ट्रांसजेंडर अधिकारों का मामला नहीं है। विकलांगता के अधिकारों को लेकर भी व्यवस्था का नजरिया कई बार ऐसा ही संकीर्ण रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का वो हालिया फैसला इसी बात का प्रमाण है, जहां हिमाचल प्रदेश में एक 90% विकलांगता वाले वकील को सिविल जज की नौकरी देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार ने विकलांगता की एक ऊपरी सीमा तय कर दी थी। और यही वो जगह है जहां न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऊपरी सीमा के नियम को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने यहाँ रीजनेबल अकोमोडेशन के सिद्धांत को लागू किया। ये रीजनेबल अकोमोडेशन क्या होता है? यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र के UNCRPD से प्रेरित है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई शारीरिक कमी है तो सिस्टम का काम उसे बाहर का रास्ता दिखाना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि सिस्टम को खुद अपनी व्यवस्था में उचित बदलाव करने चाहिए ताकि वो व्यक्ति भी समाज और कार्यस्थल में अपना पूरा योगदान दे सके। बहुत ही जरूरी बात है ये। लेकिन अधिकारों की ये लड़ाई सिर्फ जमीनी दुनिया या अदालतों तक सीमित नहीं है। ये डिजिटल दुनिया में भी उतनी ही तीव्रता से लड़ी जा रही है। हाँ, डिजिटल सेंसरशिप की बात कर रही हैं आप? जी। IT एक्ट के धारा 69A का इस्तेमाल करके जिस बड़े पैमाने पर पत्रकारों, एक्टिविस्टों और आम लोगों के सोशल मीडिया खाते ब्लॉक किए जा रहे हैं, उसे कई जानकार डिजिटल एग्जाइल या डिजिटल वनवास का नाम दे रहे हैं। ये एक चिंताजनक ट्रेंड है। 2015 के प्रसिद्ध श्रेया सिंघल केस को याद करें तो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को असंवैधानिक मानकर निरस्त कर दिया था, लेकिन 69A को कुछ बहुत ही कड़ी शर्तों के साथ बरकरार रखा था। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। और आज उसी धारा का इस्तेमाल बिना किसी पारदर्शिता के डिजिटल सेंसरशिप के लिए हो रहा है। और इन सब नागरिक अधिकारों, डिजिटल सेंसरशिप और सामाजिक पहचानों की एक बहुत बड़ी परीक्षा जल्द ही होने वाली है। क्योंकि देश की आबादी की गिनती एक नए सिरे से शुरू होने वाली है। जाहिर है आपका इशारा जनगणना 2027 की तरफ है। बिल्कुल, 2021 की जनगणना जो कोविड महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए रुक गई थी, वो अब 2027 में शुरू होने जा रही है। और इस बार एक बड़ा बदलाव भी है। हाँ, इस बार ये पुराने तरीके से नहीं बल्कि एक सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल के साथ होगी जहां लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसका मतलब है कि भारत 2027 में आधिकारिक रूप से अपनी इस विशाल और विविधता से भरी आबादी का ताज़ा डेटा सामने रखेगा। लेकिन सवाल यह है कि नए अधिकारों की बहस और इस विशाल आबादी के साथ भारत 2027 की ओर बढ़ तो रहा है, लेकिन जब हम वैश्विक मंच पर नजर डालते हैं, खासकर वैश्विक व्यापार और मानव संसाधन के मोर्चे पर, तो हमारी असली जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, वैश्विक मंच पर इस समय जो भूचाल आया हुआ है उसे समझना जरूरी है। अगर हम व्यापार की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का सेक्शन 301 एक बहुत बड़ा और आक्रामक हथियार बनकर उभरा है। ये सेक्शन 301 आखिर है क्या? ये कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं है। ये एक ऐसा अमेरिकी घरेलू कानून है जो विश्व व्यापार संगठन
यानी WTO के किसी भी नियम की परवाह किए बिना दूसरे देशों पर एक तरफा टैरिफ या टैक्स लगाता है। बाप रे! इस सेक्शन 301 के मैकेनिज्म का भारत पर सीधा असर कैसे पड़ेगा? हाँ, भारत और अमेरिका के बीच आज लगभग $130 बिलियन का भारी भरकम व्यापार होता है। ऐसे में अगर अमेरिका सेक्शन 301 का इस्तेमाल करके एक तरफा टैरिफ लगाता है तो हमारा निर्यात खतरे में पड़ जाएगा? बिल्कुल। भारत के सबसे अहम निर्यात क्षेत्रों जैसे सॉफ्टवेयर सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स और आभूषणों के व्यापार को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मुझे यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स दिखाई देता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ हम गुजरात की गिफ्ट सिटी में NSEIX के जरिए LRS स्कीम का उपयोग करके भारतीय निवेशकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे अमेरिकी शेयर बाजार में पैसा लगाएं। हाँ, मतलब हम अपनी पूंजी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ वही अमेरिका सेक्शन 301 का इस्तेमाल करके हमारे व्यापार की कमर तोड़ने की तैयारी कर रहा है। ये तो एक तरह से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं हुआ? यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि वैश्विक व्यापार का जो पूरा ताना बाना था वो अब ढहरा है। कैसे? 1995 में जब विश्व व्यापार संगठन बना था तो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर या नियमों पर आधारित व्यवस्था की कल्पना की गई थी कि सब मिलजुल कर व्यापार करेंगे। हाँ, फ्री ट्रेड का सपना। लेकिन क्या आपको पता है कि 2019 से अमेरिका ने जानबूझकर WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म या अपीलीय निकाय में जजों की नियुक्ति को ही वीटो करके रोक रखा है। वाकई जजों की नियुक्ति ही रोक दी। जी, ये संस्था जो देशों के बीच व्यापार विवाद सुलझाती थी, आज जजों के बिना पूरी तरह ठप पड़ी है। दुनिया अब खुले व्यापार के आदर्शों से हटकर बहुत तेजी से प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद की तरफ जा रही है। हर देश अपनी दीवारें ऊंची कर रहा है। और संरक्षणवाद के इस निर्मम दौर में अगर किसी देश को टिकना है तो उसे अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था और अपने मानव संसाधन की नींव को बहुत मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारे यहाँ बुनियादी ढांचे का हाल देखिए। अगर हम स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करें तो भारत में बीमा का पेनिट्रेशन सिर्फ 4% के आसपास अटका हुआ है। ये तो बहुत कम है। जबकि अमेरिका जैसे देशों में ये 12% है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी इतनी विशाल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी भी अचानक आने वाले आर्थिक या स्वास्थ्य संकट के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। ये एक बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है। और मानव संसाधन की गुणवत्ता और विकास का आकलन करने का एक और पैमाना खेल भी होते हैं। व्यवस्था को लेकर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा का एक हालिया बयान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, मैंने सुना था उनका वो बयान। उन्होंने एक तुलनात्मक आंकड़ा पेश किया कि नॉर्वे जैसे एक बहुत ही छोटे से देश ने अब तक विंटर और समर ओलंपिक मिलाकर कई दर्जनों मेडल जीते हैं और भारत, जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, उसने अपने पूरे ओलंपिक इतिहास में आज तक कुल मिलाकर सिर्फ 41 मेडल ही जीते हैं, जिनमें महज 10 गोल्ड शामिल हैं। ये आंकड़ा सच में किसी भी देश को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर सकता है। हालांकि टॉप्स जैसी सरकारी योजनाओं ने थोड़ा बदलाव जरूर किया है। हाँ, जहां एलीट एथलीटों को सीधी वित्तीय और ट्रेनिंग की मदद मिल रही है। भारत अब 2036 के ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के लिए भी पूरी ताकत लगा रहा है। लेकिन सिर्फ स्टेडियम बना लेना या मेजबानी हासिल करना काफी नहीं है। जमीनी स्तर पर काम करना होगा। बिल्कुल। जब तक कि स्कूलों और गांवों में वो खेल संस्कृति विकसित ना की जाए, तब तक ये मेडल का आंकड़ा नहीं बदलेगा। तो आज के इस लंबे और गहन विश्लेषण को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि कैसे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का भू राजनीतिक तनाव और वहां रुकी हुई गैस सीधे भारत के खेतों और हमारी खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालती है। और हमने ये भी देखा कि कैसे उस ऊर्जा संकट से बचने के लिए लिथियम की खादानों से लेकर खेतों के ऊपर हवा में लगे सोलर पैनल तक आत्मनिर्भरता का जाल बुना जा रहा है। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे संविधान का अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग की बारीकियां राज्यों और केंद्र के बीच एक संयुक्त परिवार जैसी रस्साकशी का कारण बनती हैं। हाँ, और ये भी स्पष्ट हुआ कि ट्रांसजेंडर्स के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के अधिकार या डिजिटल वनवास की चुनौतियां महज कानूनी पचड़े नहीं हैं, बल्कि ये तय करती हैं कि हमारा समाज कितना समावेशी है। और अंत में हमने वैश्विक व्यापार के ढहते नियमों और ओलंपिक की रेस में भारत की जमीनी स्थिति का डेटा भी देखा।
सतही तौर पर देखने पर ये सभी बिंदु अलग अलग दिशाओं की खबरें लग सकती हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में ये एक ही राष्ट्र की विकास यात्रा, उसके संघर्षों और उसके भविष्य के निर्माण के आपस में जुड़े हुए पहलू हैं। और इसी पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है, जो सच में चुभता भी है। क्या सवाल? जब भारत 2027 की नई जनगणना के साथ अपनी इस विशाल आबादी को आधिकारिक रूप से गिनेगा और 2036 के भव्य ओलंपिक खेलों की मेजबानी के सपने देखेगा, तो क्या एक ऐसा देश जहां का 96% तबका बिना किसी स्वास्थ्य या जीवन बीमा के जी रहा हो, वो उस तेज रफ्तार वाली वैश्विक महाशक्ति का भार उठा पाएगा? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या डबल इंजन बनाम राज्यों के अधिकारों वाली ये लगातार टकराव वाली राजनीति और बार बार उभरने वाली डिजिटल सेंसरशिप उस खुलेपन और विकास का समर्थन कर सकती है? बिल्कुल। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि आज ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अपनी उस पुरानी नौकरशाही मानसिकता को वाकई हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुके हैं? वही मानसिकता जिसने 1955 में कोल गैसिफिकेशन के सुनहरे मौके को फाइलों में दफन कर दिया था। बिल्कुल। या क्या हम महज नई बोतलों में पुरानी शराब परोस रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में सुनने वालों को गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।